Hello students, welcome to lecture 7 of chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at TP Savani Center for Excellence. So till now we have studied male gametophyte, female gametophyte, pollination, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली है। अब इस लेक्चर में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है, ठीक है, वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, कैसे एंडोस्पर्म डेवलप होता है, ठीक है, कैसे सीड बनता है, कैसे फ्रूट बनता है, वो हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करते हैं। ठीक है, तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है हम लोगों ने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, एंडोस्पर्म किससे बनेगा? जो कि पैन बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, उससे एंडोस्पर्म बनेगा। सेकेंड, हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, कैसे जाइगोट एम्ब्रियो में बनेगा। उसके बाद ओव्यूल कैसे सीड में कन्वर्ट होगा और ओवरी कैसे फ्रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आते हैं। हमको ये 4 टॉपिक को एक एक करके यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था फर्स्ट जो 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एग सेल है, स्पर्म सेल्स आए, एक एग के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एक बना जाइगोट और दूसरा बना एंडोस्पर्म। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमें एम्ब्रियो मिलेगा, सीड मिलेगा और उसके ऊपर एंडोस्पर्म मिलेगा और फाइनली हमको फ्रूट मिलेगा। ठीक है, तो फ्रूट के अंदर एंडोस्पर्म भी होगा और फ्रूट के अंदर सीड भी होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा। ठीक है, अब कैसे कैसे एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो जो यहाँ पर पैन बना, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो जो है अब एंडोस्पर्म इनिशिएशन एंड पॉलिफरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ओव्यूल के अंदर जो है एंडोस्पर्म बनने लगेगा। ठीक है, सेंट्रल सेल में कंटिन्यूसली बड़ा होता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा। एग सेल जो है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूजन के बाद। Primary endosperm cell divide repeatedly to form a triploid endosperm tissue. Endosperm cells are filled with reserve food material. ठीक है, तो reserve food material इसमें fill होंगे. They are used for nutrition of developing embryo. ठीक है, और जो food material है वो endosperm किसको provide करेगा? Developing embryo को, जो zygote से बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। In common endosperm development, pen undergoes successive nuclear division. पेन के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन नहीं होगा। टू गिव फ्री न्यूक्लियाई, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली, कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2, 4, 10, 50, वो डिपेंड करेगा प्लांट टू प्लांट। एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन, अगर उन न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियर के ऊपर सेल वॉल बन जाएगा तो वो एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाएगा। ठीक है, जब तक एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है तो वो न्यूक्लियर कहलाएगा। हर न्यूक्लियस के ऊपर अपना अपना सेल वॉल आ गया तो वो सेलुलर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं, ठीक है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कोकोनट वाटर जो है, ठीक है, तो उस वाटर में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो न्यूक्लियस में बहुत सारा डीएनए होगा, बहुत सारा आरएनए होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, तो वो इसलिए हम लोग पीते हैं जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है। और जो साइड में, जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं मलाई, जो पीने के बाद हम उसमें से निकाल के खाते हैं, वो जो व्हाइट कलर का जो होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, दोनों जो है हमारे लिए फायदेमंद है और दोनों हम लोग खाते हैं और पीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो अब जो एम्ब्रियो है वो माइक्रोपेलर एंड पे डेवलप होगा। ठीक है, where the zygote is situated. Most zygote divide only after formation of some endosperm. ठीक है, तो जाइगोट का डिवीजन एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन से थोड़ा स्लो चलेगा। ठीक है, खाना खिलाना वाले तो पहले डेवलप हो जाए। ठीक है, अभी खाना खिलाने वाला डेवलप नहीं हुआ और तुम निकल पड़े तो कहाँ से मिलेगा खाना। ठीक है, तो जाइगोट का डिवीजन थोड़ा स्लो होता है, स्टार्ट स्लो होता है, तो पहले वो एंडोस्पर्म को बनने देता है। जब एंडोस्पर्म बन जाता है तब जाइगोट का डिवीजन थोड़ा स्लोली स्टार्ट होता है, जिससे उसको अनइंटरप्टेड, ठीक है, नो डिसकंटिन्यूअस जो है वो
कंटिन्यूअस जो है उसको खाना मिले, बीच बीच में रुकावट ना है, ठीक है। उसके बाद इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स सीड डिफर ग्रेटली बट एम्ब्रियोजेनिली अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर, ठीक है। सीड जो है मोनोकॉट और डाइकॉट में हमें पता है कि अलग होते हैं, बट एम्ब्रियो कंडीशन में, एम्ब्रियोलॉजी में ऑलमोस्ट सिमिलर डेवलपमेंट दोनों का होता है, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन से, फिर प्रो एम्ब्रियो कंडीशन आएगा, फिर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है हमको। उसके बाद हार्ट शेप स्ट्रक्चर आएगा, और उसके बाद जो है मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ये जो है वो मैच्योर एम्ब्रियो है। इसमें कॉटिलिडन से, अगर डाइकोट है तो 2 कॉटिलिडन होंगे, मोनोकॉट है तो 1 कॉटिलिडन होगा, ठीक है। प्लूम्यूल है जो कि शूट का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल जो है वो रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो है जो एक मैच्योर सीड के अंदर हमको मिलेगा, ठीक है। उस सीड को अगर हम सो करते हैं, सीड को टूटेगा, ठीक है। रेडिकल में से रूट निकलना स्टार्ट होगा, प्लूम्यूल में से क्या कहते हैं शूट निकलेगा। और कॉटिलिडन का काम है, जब तक लीव्स, 2 लीव्स नहीं बन जाते, जब तक वो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस खुद का स्टार्ट नहीं कर देता, जब तक उसे जो है सीड जर्मिनेशन में खाना पीना प्रोवाइड करता है, ठीक है। पानी तो वो सॉइल में से एब्जॉर्ब कर सकता है, बट फूड मटेरियल जो है वो उसे कॉटिलिडन को ही देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कॉटिलिडन में फूड मटेरियल होता है, इसलिए बहुत सारे सीड्स के जो है हम लोग कॉटिलिडन को खाते हैं। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। साइड जो लेफ्ट हैंड डायग्राम जो हमें दिया हुआ है टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, इसमें हमें प्लूम्यूल दिख रहा है, 2 कॉटिलिडन दिख रहे हैं, ठीक है। ये हाइपोकोटाइल है, ठीक है, रेडिकल है, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और नीचे जो है रूट कैप है, ठीक है। तो रेडिकल में से रूट निकलेगा, रूट के सबसे आगे हमें पता है रूट कैप होता है। प्लूम्यूल जो है उसमें से हमको शूट निकलता हुआ दिखेगा, और कॉटिलिडन जो है वो डेवलपिंग सीड में को खाना प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इट इज द लेटरल सेक्शन ऑफ ग्रास एम्ब्रियो, सेकंड डायग्राम जो दिया है वो लेटरल सेक्शन ऑफ ग्रास एम्ब्रियो मोनोकॉट। इस पे हम लोग को स्कूटेलम दिख रहा है, हमें पता है मोनोकॉट में स्कूटेलम होता है, एक ही कॉटिलिडन होता है, ठीक है। तो सिंगल कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड एज स्कूटेलम, ये हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था। इसमें कोलेप्टाइल होगा, ठीक है, और इसमें कोल्यूराइजा भी होगा, जो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा है, ठीक है। रेडिकल होगा जो रूट बनाएगा, ठीक है, और जो है प्लूम्यूल जो है वो शूट बनाएगा। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, कोटिलिडन के ऊपर जो होगा वो कहलाएगा एपिकोटाइल, और कोटिलिडन के नीचे जो होगा वो कहलाएगा हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल जो है ऊपर वो बनाएगा प्लूम्यूल, जो स्टेम बनाएगा, ठीक है, और हाइपोकोटाइल जो कोटिलिडन के नीचे होगा वो बनाएगा रूट, ठीक है, समझ गए। कोटिलिडन के ऊपर वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल, एपी मतलब ऊपर, और वो बनाएगा शूट क्योंकि वो ऊपर की तरफ बनता है। कोटिलिडन के नीचे वाला पोर्शन कहलाएगा हाइपोकोटाइल, हाइपो मतलब नीचे, और वो बनाएगा रूट, रूट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो रूट टिप है वो रूट कैप से कवर्ड रहेगा, जिससे उसको जब सॉइल में वो एंट्री कर रहा है तो वो रप्चर ना हो जाए, क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट होगा स्टार्टिंग में। तो रूट कैप जो है वो प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है, समझ गए। देख मोनोकॉट जो है वो possess only one cotyledon, cotyledon of grass family is called as scutellum। मोनोकॉट का जो ग्रास फैमिली का सिंगल cotyledon है उसे हम लोग स्कूटेलम भी बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, at its lower end embryonal axis has a radicle and the root cap encloses coleorhiza and undifferentiated cover जैसा है coleorhiza। Portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle. It has shoot apex and a few leaf primordia। Leaf primordia मतलब जहां से नया लीफ निकलेगा, ठीक है, इन कोलेप्टाइल, ठीक है, समझ गए। तो कोलेप्टाइल वाले रीजन में से जो है शूट बनेगा, और जो कोल्यूराइजा वाला रीजन है वहां से रूट बनेगा, ठीक है। ये मोनोकॉट की बात होगी। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया है बिटवीन एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो भी बना था, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है जिससे एम्ब्रियो बनेगा, और एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होकर पैन बनाता है जिससे एंडोस्पर्म बनता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इट इज फाउंड बाय फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म में इट इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन होता है। इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, इट इज जनरली डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर।
embryo, it give rise to new plant, it provide nutrition to developing embryo. Fourth point, cotyledon, plumule and radicle are formed in embryo. Such type of structure are never formed. एंडोस्पर्म के अंदर कोटिलिडन नहीं बनेगा, प्लूम्यूल नहीं बनेगा, रेडिकल नहीं बनेगा. वो किसके अंदर बनेगा? एम्ब्रियो के अंदर. एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन सीड. सीड के अंदर हमें एम्ब्रियो हमेशा मिलेगा. इट इज फाउंड इन एंडोस्पर्मिक सीड, अदरवाइज इट डिजेनरेट विद द फॉर्मेशन ऑफ सीड. जब सीड बन जाता है तो बहुत सारे सीड्स में एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, वो पूरा सीड यूज कर लेता है. ठीक है. कुछ सीड में एम्ब्रियो बनने तक, मैच्योर होने तक के बाद भी कुछ एंडोस्पर्म खाना जो है वो बचा रह जाता है आफ्टर फुल्ली कंजप्शन ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है. तो हम लोग उसी सीड को ज्यादा खाना पसंद करते हैं जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है. एम्ब्रियो डाइज इन द एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म डज नॉट डाई इन द एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है. क्योंकि एम्ब्रियो डिपेंडेंट है एंडोस्पर्म में, तो अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो एम्ब्रियो मर जाएगा. और एंडोस्पर्म एम्ब्रियो पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खाना खिलाने वाला है. तो खाना खिलाने वाला नहीं मरेगा अगर खाना खाने वाला नहीं आया तो, बट खाना खाने वाला मर जाएगा अगर खाना खिलाने वाला नहीं आया तो. ठीक है. तो एंडोस्पर्म डज नॉट डाई इन द एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो. लास्ट पॉइंट, जर्मिनेशन ऑफ सीड टेक्स प्लेस. ठीक है. एम्ब्रियो का जर्मिनेशन होगा. ठीक है. एंडोस्पर्म का कोई जर्मिनेशन जैसा नहीं होता, उसका काम है सिर्फ एट द पॉइंट ऑफ जर्मिनेशन, एट द पॉइंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सिर्फ खाना प्रोवाइड करना. ठीक है. ये हम लोग समझ गए. यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग. अब जो ओव्यूल है, ठीक है, वो क्या बनाएगा आगे चल के? सीड. ठीक है. जो ये डाइकोट सीड हमको दिख रहा है, सीड कोट बनेगा. तो जो इंटेगुमेंट्स थे, याद हो तो, अगर ओव्यूल का जो कवरिंग था उसको हम बोल रहे थे इंटेगुमेंट, तो वो बना देगा सीड कोट और ओव्यूल बन जाएगा सीड. ठीक है. और इस सीड में से जो है वो एपिकोटाइल रीजन में से ये जो लीव्स जो है निकलते दिख रहा है हमको, यहाँ से होगा. ये मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है. ठीक है. ये एंडोस्पर्म है, उसके ऊपर सीड कोट, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड कोटिलिडन. सिंगल कोटिलिडन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूटेलम भी कहलाता है. ठीक है. सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड हमको अगर बोले साइंटिफिकली, सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म इनसाइड फ्रूट्स. ठीक है. It is the final product of sexual reproduction. The final product of sexual reproduction is seed. It consists of seed coats. ठीक है. सीड कोट्स एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. कॉटिलिडन होंगे, डाइकोट में 2 होंगे, मोनोकोट में 1 होगा, और एम्ब्रियोनल एक्सेस. ठीक है. तो कॉटिलिडन आर सिंपल, जनरली थिक एंड swollen ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड. फूले हुए होंगे क्योंकि उनमें फूड स्टोर होगा. ठीक है. अब जो मैच्योर सीड है वो 2 टाइप के होते हैं. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार मॉर्फोलॉजी में, फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं. नॉन एल्ब्यूमिनस, दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म. मतलब सीड ने डेवलपमेंट के टाइम पे एम्ब्रियो ने पूरा खाना खत्म कर दिया. ठीक है. तो ये इसका एग्जांपल है की ग्राउंडनट एंड बीन्स. ठीक है. एल्ब्यूमिनस सीड्स मतलब जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है, पूरा खाना खत्म नहीं हुआ है, एक्सेस में खाना था. इसका एग्जांपल है वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट एंड सनफ्लावर. ठीक है. तो जिनमें खाना पूरी तरीके से यूज हो जाएगा और मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, वो कहलाएंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. तो वो हम क्यों खा रहे हैं फिर? क्योंकि उसमें एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में से प्रोटीन हमको मिलने वाला है. ठीक है. और एल्ब्यूमिनस सीड में से मोस्टली हमको कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है. तो एल्ब्यूमिनस सीड में हमको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है खाने पे, और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में से हमको ज्यादा प्रोटीन मिलता है. ठीक है. उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं. अलग अलग सीड के यहाँ पे डायग्राम दिखाए हुए हैं. ठीक है. ओकेजनली इन सम सीड्स, ब्लैक पेपर है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म. अब ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार नीट में रिसेंटली पूछा जा चुका है. लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस कॉल्ड. ठीक है. जो न्यूसेलस था ओव्यूल के चारों तरफ, अगर पीछे वाले लेक्चर्स में देखोगे और एनसीईआरटी में भी स्ट्रक्चर देखोगे, न्यूसेलस जो है वो ओव्यूल के चारों तरफ, वो कुछ प्लांट्स पे वो न्यूसेलस का कुछ पार्ट रह जाता है. ठीक है. कुछ प्लांट में न्यूसेलस का कुछ पार्ट डेवलप सीड में भी रह जाता है. जैसे एग्जांपल है ब्लैक पेपर एंड पीट. तो उस रेमिनेंट मतलब बचा हुआ ऑफ न्यूसेलस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्टार बना के इंपॉर्टेंट करके आपको अंडरलाइन करके
अपने नोटबुक में लिख लेना है। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन स्टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। इंटेगुमेंट जो है वो ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट थे वो यहाँ पर बन गए क्या, सीड कोट। जब ओव्यूल बन गया सीड तो इंटेगुमेंट की कवरिंग बन गई सीड कोट, ठीक है। इट इज स्मॉल पोर माइक्रोपाइल, यहाँ पे भी एक छोटा सा छेद है, थ्रू विच ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर इनटू द सीड, ठीक है। तो सीड में एक छोटा सा होल होगा जिसके थ्रू ऑक्सीजन और वाटर एंटर करेगा और फिर सीड जर्मिनेट करेगा, ठीक है। सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत नेसेसरी है। उसके बाद as the seed matures it becomes dry by reducing water content, ठीक है। सीड मैच्योर होगा, वो ड्राई होता जाएगा, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। अब एम्ब्रियो जब मैच्योर हो गया तो वो मेटाबॉलिकली स्लो हो जाएगा। इट में एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, और सीड जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा। मान लीजिए आप वो सीड आपके किचन में प्लास्टिक के डब्बे में पैक है, तो क्या वो जर्मिनेट कर सकता है? नहीं। तो वो सीड क्या करेगा, अपने एम्ब्रियो को स्लो डाउन कर देगा, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा और वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाएगा। वही डब्बे में से सीड निकाल कर एक पॉट में जो है फ्लावर पॉट में हम लगा देते हैं, उसमें सॉइल मिनरल्स पानी प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ टाइम में वो सीड जर्मिनेट भी कर जाएगा, ठीक है। तो सीड में डॉर्मेंसी होना जरूरी है अगर उसे अनफेवरेबल कंडीशन को पास करना है, ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन मॉइस्चर O2 एंड सुटेबल टेम्परेचर दे जर्मिनेट, ठीक है। जैसे हम लोग उन सीड्स को निकाल के थोड़ा सा भिगो के कपड़े में बांध के रखते हैं तो वो स्प्राउट्स हो जाते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। वो स्प्राउट्स को हम खाते हैं। स्प्राउट क्यों खाते हैं? डायरेक्टली डब्बे में से सीड निकाल के क्यों नहीं खा लेते? जो सीड कोट है वो बहुत हार्ड है, तो या तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो कुकर में बॉईल करके खाएं, इससे सीड कोट जो है वो टूट जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, या फिर हम उसे स्प्राउट कर लें, उसको नेचुरल तरीके से टूटने दें जिससे हम उसे इजीली डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। कच्चा सीड ऐसे ही खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में हमें बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सीड्स, सिंस पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। सीड बनना बहुत डिपेंडेबल है क्योंकि काफी टाइम तक वो रहेगा। बेटर बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स, ठीक है। अब जो सीड बना है वो इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू अलग अलग जगह जा सकता है। काफी टाइम उसके पास डॉर्मेंट कंडीशन, तो ऐसा नहीं है कि जल्दी से जल्दी जर्मिनेट करो। अगर सॉइल में पड़ा है, सॉइल में पानी नहीं है तो वो डॉर्मेंट पड़ा रहेगा। जब रेनी सीजन आएगा, वाटर आएगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास फूड रिजर्व है और वो मेटाबॉलिकली स्लो है, ठीक है। उसके बाद द हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट द यंग एम्ब्रियो, जो अंदर एम्ब्रियो है उसको सीड कोट प्रोटेक्ट करता है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ये मियोसिस से बनते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से इवोल्यूशन होगा प्लांट का। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड, ठीक है। तो पानी जो है अगर स्टोर करना है तो उस सीड के आसपास हमें पानी नहीं रखना है, वो डिहाइड्रेट कंडीशन रह सकता है, ठीक है। इट कैन बी यूज एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने बहुत सारा सीड स्टोर करके रखा हुआ है और उसको जो नेक्स्ट सीजन में हमें लगाना है तो उस साल हम उसे खा भी सकते हैं, और जो बचा हुआ है वो जब उसका फेवरेबल सीजन आया तो उसे हम लोग खेत में सो भी कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो फार्मर्स है वो ऐसा ही करते हैं, ठीक है। वाइबिलिटी ऑफ सीड आफ्टर डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्स हो गए, ठीक है, उसका वाइबिलिटी क्या है? सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 of years। The oldest is that of lupine, Lupinus articus from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record 10,000 years of dormancy. 10,000 साल से वो सीड बर्फ में पड़ा हुआ था आर्टिक रीजन में। 10,000 साल के बाद उसे निकाल कर जो एक सॉइल पॉट में रखा गया, प्रॉपर कंडीशन दी गई तो वो जर्मिनेट हो गया। 10,000 साल तक वो जो है डोरमेंट रह सकता है। कितना वो अपने मेटाबॉलिज्म को, एक तरह से वो पूरा नॉन लिविंग कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। बट कुछ प्लांट में वो कुछ ही साल के लिए वाइबल रह सकता है, ठीक है। डेट पाम जो है हमारा, जो हम लोग खाते हैं, 2000 ईयर्स तक उसके सीड जो है वो डोरमेंट कंडीशन में वाइबल रह सकते हैं, ठीक है। और ऐसा डेट पाम का हमको मिला था डिस्कवर ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग्स हेरोड पैलेस नियर द डेड सी, ठीक है। तो जब वो पैलेस के नीचे खोदाई चल रही थी
उसमें से एक पॉट मिला था, उस पॉट में कुछ सीड्स थे जो उस जमाने के लोगों ने भर के रखे थे। उस पॉट में से निकाल के एक साइंटिस्ट ने एक सीड को जो है सो किया और उसमें से एक नया डेट प्लांट का जो प्लांट है वो निकलने लगा। ठीक है, 2000 साल तक सीड डोरमेंट रहा और वायबल रहा। ऐसा नहीं कि वो सीड आगे जर्मिनेट नहीं हुआ। अगर सीड 10 दिन के बाद जर्मिनेट नहीं हो रहा है मतलब उसका वायबिलिटी 10 दिन का ही है। और अगर सीड 2000 साल के बाद भी जर्मिनेट कर जा रहा है तो उसका वायबिलिटी 2000 साल का है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। इस टॉपिक लेक्चर में हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब कुछ चीजें इस चैप्टर में हमारी बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको लगातार बनाते चल रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, और एनसीईआरटी से भी पढ़िए, तो ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।